कभी सोचा है कि क्या एक शहर की जाम नालियां या सड़कों पर बिखरा कूड़े का ढेर किसी राष्ट्रीय पार्टी के दशकों पुराने किले को ढा सकता है? आज हम उत्तर प्रदेश के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र का एक गहरा विश्लेषण करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जमीनी मुद्दे चुनावी नतीजों की पूरी कहानी पलट सकते हैं। ये है कल्याणपुर, उत्तर प्रदेश का एक अहम शहरी इलाका। देखिए, ये सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक रण क्षेत्र है जहां भविष्य की शहरी राजनीति की दिशा तय हो सकती है। इस पड़ताल में हम सबसे पहले कल्याणपुर के सियासी रण क्षेत्र को समझेंगे, फिर जमीन पर उतरकर लोगों की आवाजें सुनेंगे और देखेंगे कि आखिर आंकड़े क्या कहानी कह रहे हैं। इसके बाद हम जनादेश का विश्लेषण करेंगे, जीत का एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे और ये सब कुछ जाकर जुड़ेगा बेहतर शासन के एक वादे से। तो चलिए सफर के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। कल्याणपुर का राजनीतिक मैदान असल में है कैसा, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसके अतीत में झांकना होगा। देखिए, ये क्षेत्र दशकों से भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत मजबूत किला माना जाता रहा है। लेकिन जैसा कि आंकड़े और जमीनी हकीकत दोनों इशारा कर रहे हैं, अब इस किले की दीवारों में दरारें साफ दिखने लगी हैं और इससे एक गंभीर चुनौती मिल रही है। अच्छा, अब बड़े राजनीतिक समीकरणों से हटकर उन लोगों की बात करते हैं जिनके एक एक वोट से हार जीत तय होती है। कल्याणपुर के आम मतदाता की रोजमर्रा की जिंदगी की असल चिंताएं हैं क्या? हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। नहीं, ये कल्याणपुर के कई घरों की रोज की हकीकत है और इसमें एक गहरी निराशा छिपी है। और यही वो भावना है जो हमें सीधे उन मुद्दों तक ले जाती है जो शायद चुनाव को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। जब हम इन सारी शिकायतों को एक जगह रखकर देखते हैं तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ उभर कर आता है। सबसे गंभीर और सबसे बड़े मुद्दे राष्ट्रीय राजनीति के नहीं, बल्कि बुनियादी नागरिक सुविधाओं के हैं। जाम होती नालियां, हफ्तों तक न उठता हुआ कचरा और हल्की बारिश में भी पानी का भराव, ये वो परेशानियां हैं जिनसे लोग हर रोज हर पल जूझ रहे हैं। यहाँ पर एक पल रुककर ये सोचना जरूरी है कि लोगों की शिकायतों को सुनना और उन पर जिम्मेदारी से बात करना, ये हमारे संवैधानिक मूल्यों का एक अहम हिस्सा है। हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। चलिए अब इन भावनाओं से हटकर ठोस आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि चुनाव में अंत में तो संख्याएं ही बोलती हैं और ये नंबर हमें चुनावी डायनामिक्स की अंदरूनी कहानी बताते हैं। ये है वो नंबर, वो आंकड़ा जो सब कुछ तय करता है। 21,535। 2022 के चुनाव में जीत और हार के बीच का फासला सिर्फ इतना ही था। यही वो चुनौती है जिसे पार करना है। और अगर हम इसी फासले को प्रतिशत में देखें तो ये बनता है 11.47%। ये हमें एक बिल्कुल सटीक जीत की दहलीज देता है, मतलब ठीक ठीक कितना फासला तय करना बाकी है। ये डैशबोर्ड हमें 2022 के चुनाव की पूरी तस्वीर दिखाता है। अब यहाँ एक बात पे गौर कीजिए, 3.5 लाख से ज्यादा मतदाताओं में से सिर्फ 53% के करीब लोगों ने ही वोट डाला। शहरी इलाकों में ये जो कम वोटिंग होती है ना, ये अक्सर सत्ताधारी पार्टी के लिए एक चेतावनी की घंटी हो सकती है। और इसी कम मतदान में भाजपा को लगभग 53% और सपा को 41% वोट मिले। तो सबसे दिलचस्प कहानी यहाँ है, अगर हम पिछले 2 दशकों यानी करीब 7 चुनावों के आंकड़ों को देखें तो समाजवादी पार्टी का वोट शेयर लगातार बढ़ा है। 2002 में जो सिर्फ 11% पर था, वो 2022 में बढ़कर 41% से भी ज्यादा हो गया। ये कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं है, बल्कि एक स्थिर और लगातार हो रही वृद्धि है जो बताती है कि जमीन पर बदलाव की एक लहर धीरे धीरे लेकिन लगातार ताकत पकड़ रही है। और ये चार्ट उसी कहानी को तस्वीरों में और भी साफ कर देता है। देखिए, समाजवादी पार्टी का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। हाँ, ये सच है कि जीत का अंतर अभी भी है, लेकिन ये फासला हर चुनाव के साथ कम होता जा रहा है। तो इन सारे आंकड़ों का असली मतलब क्या है? आइए अब जमीनी हकीकत को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि इस रण क्षेत्र में असल ताकतें क्या हैं, कमजोरियां कहाँ हैं और आने वाले वक्त में अवसर क्या हो सकते हैं। तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के पास एक लोकप्रिय स्थानीय चेहरा है और लोगों के मन में जो सिविक इश्यूज को लेकर गुस्सा है, उसे भुनाने का एक बड़ा मौका है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के विशाल संसाधनों और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों के सामने टिके रहना एक बहुत बड़ी चुनौती है।
विश्लेषण के बाद अब बारी है रणनीति की। इन आंकड़ों और जमीनी हकीकत के आधार पर आगे बढ़ने का एक ठोस, एक एक्शनेबल प्लान क्या हो सकता है? देखिए, किसी भी सफल अभियान को हमेशा चरणों में बांटा जाता है। यहाँ एक 90 दिन की योजना का खाका है। पहले 30 दिन नींव बनाने और तैयारी के लिए, अगले 30 दिन अभियान में तेजी लाने और मोमेंटम बनाने के लिए, और फिर आखिरी 30 दिन पूरी ताकत से जीत की तरफ बढ़ने के लिए। और इस पूरी अभियान योजना का जो आधार है वो एक मुख्य रणनीतिक सिद्धांत है जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। ये एक 4 डायमेंशनल अप्रोच है। इस सिद्धांत के 4 स्तंभ हैं और चारों एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हैं। पहला, चुनावी रणनीति, उन शहरी वोटरों को टारगेट करना जो मुद्दों पर वोट देते हैं। दूसरा, इसे जमीन पर उतारने के लिए संगठनात्मक मजबूती यानी बूथ लेवल तक की तैयारी। तीसरा, इन दोनों को जोड़ेगा एक स्पष्ट नैरेटिव, टूटे वादों के खिलाफ अच्छे शासन का वादा। और चौथा, इन सब को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी है संसाधनों का सही इस्तेमाल। और यहीं पर भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानूनों का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। कोई भी राजनीतिक संपर्क या संवाद लोगों की निजता और उनकी सहमति का सम्मान करते हुए ही होना चाहिए, क्योंकि अंत में हमें ये याद रखना होगा कि चुनावी रणनीति का आखिरी मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि एक असरदार और जवाबदेह शासन देना है। इस पूरे विश्लेषण का जो केंद्रीय विचार है, जो कोर इनसाइट है, वो यही है: जीत का रास्ता मतदाताओं के स्थानीय निराशा और उनकी रोजमर्रा की तकलीफों को समझने और फिर उसे बेहतर भविष्य के एक भरोसेमंद वादे में बदलने से होकर ही गुजरता है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या बड़ी बड़ी राष्ट्रीय बहसों और हेडलाइंस के इस दौर में राजनीति की असली लड़ाई आज भी हमारी गलियों की, हमारी कॉलोनियों की बुनियादी समस्याओं के इर्द गिर्द ही लड़ी जाती है? ये एक विचारणीय प्रश्न है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।